नमस्ते बिटिया, सदा खुश रहो। मेरा नाम है डॉक्टर हेमंत व्यास, एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी, फैकल्टी ऑफ होम्योपैथिक साइंस अंडर ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेफनेस के बारे में, जिसका मतलब होता है बहरापन। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग को अंडरस्टैंड करेंगे, जिससे कि हमारा डेफनेस का अंडरस्टैंडिंग जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि साउंड वेव्स कहाँ से ट्रेवल होती है और किस जगह जाती है। व्हेन द साउंड वेव्स एंटर द ईयर, इट गोज डाउन टू द ईयर कैनाल। जब हम इस डायग्राम के अंदर देख पा रहे हैं, जो लेफ्ट साइड में दी है ईयर पिना, ईयर पिना से कोई भी साउंड वेव्स जब आती हैं तो वो टकराती हैं हमारे ईयर ड्रम से। ओके, जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, इसके एंड पे हमको, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के एंड पे हमको दिखाई दे रहा है ईयर ड्रम। ईयर ड्रम वाइब्रेट होने के बाद में ये साउंड वेव्स ट्रैवल होती है मैलस, इंकस और स्टेपस, यानी मिडल ईयर के अंदर जो ऑसिकल्स है उनके थ्रू। यहाँ से ये जाती है कॉक्लिया के अंदर, विच इज सिचुएटेड इन इनर ईयर। कॉक्लिया के अंदर जो हेयर सेल्स होते हैं उनको वाइब्रेट करते ही जिस फ्रीक्वेंसी से, जिस तरीके से ध्वनि वहाँ पे टकराती है, उसके अकॉर्डिंग वो सिग्नल्स ऑडिटरी नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन के अंदर जाते हैं और वहाँ पे वो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज दर्ज होती है और उनसे जो वॉइस को हम रिकॉग्नाइज करते हैं। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रैवल ऑफ साउंड एंड रिकॉग्निशन ऑफ वॉइस। उसके बाद में डेफिनेशन देखते हैं हम डेफनेस का। सो डेफनेस बेसिकली इज द कंप्लीट इनएबिलिटी टू हियर साउंड, लेकिन इससे मिलते जुलते अदर वर्ड्स भी हैं जिनको भी हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, जैसे कि हियरिंग इम्पेयरमेंट, डेफनेस, हियरिंग लॉस। ओके, ये सारे वर्ड हैं। इसका मतलब होता है इनएबिलिटी टू हियर थिंग्स आइदर टोटली और पार्शियली। इन अ सिंपल डेफिनेशन, हियरिंग लॉस इज द रिड्यूस्ड एबिलिटी टू हियर साउंड। हियरिंग लॉस का मतलब होता है रिड्यूस एबिलिटी टू हियर साउंड, जबकि डेफनेस का मतलब होता है कंप्लीट इनएबिलिटी टू हियर साउंड। इंसिडेंस अगर देखा जाए इसका तो काफी ज्यादा है और 360 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड हैव डिसेबलिंग हियर लॉस। अभी तक 360 मिलियन लोग इससे सफर हो चुके हैं और हर साल नए केसेस इसमें ऐड होते हैं। अगर कॉजेस को देखा जाए कि डेफनेस का कॉज क्या क्या होता है, तो डेफनेस के टाइप से अलग अलग, जैसे कंडक्टिव, सेंसरी न्यूरल, मिक्स्ड, और उनके अकॉर्डिंग उसके अलग अलग इटियोलॉजीज होती है। तो शुरू से हम देखते हैं ईयर इन्फेक्शंस, फ्लूइड बिल्डअप बिहाइंड द ईयर ड्रम, होल्स इन द ईयर ड्रम, प्रॉब्लम विद द मिडल ईयर बोन कैन कॉज डेफनेस, जिसको हम कंडक्टिव हियरिंग लॉस कहते हैं। उसके बाद में एज एसोसिएटेड हियरिंग लॉस भी होता है, जिसको हम कहते हैं प्रेसबाइकोसिस। प्रेसबाइकोसिस यानी एज एसोसिएटेड हियरिंग लॉस। ये जेनेटिक कंपोनेंट इसमें काफ़ी काम करता है, और जिसके पेरेंट्स को डेफनेस है, हो सकता है उनके चिल्ड्रंस के अंदर भी डेफनेस उसी एज पे या उससे पहले भी डेवलप हो सकती है। एक्सपोजर टू लाउड नॉइस इज द सिंगल मेन कॉज ऑफ मेनी सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, यानी सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस लाउड नॉइस की वजह से प्रोड्यूस हो सकता है। जो स्टूडेंट्स या जो पर्सन्स हमेशा कान में ईयरफोन लगा के रखते हैं, उनके अंदर भी सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो सकता है। Some kind of sensory neural hearing loss or deafness may be caused by infectious diseases. Infectious diseases such as shingles, meningitis, cytomegalovirus in childhood. The auditory nerve can be damaged by mumps, meningitis, German measles, rubella or inner ear infections. तो इन infections की वजह से बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शंस जो है, इनकी वजह से ऑडिटरी नर्व डैमेज हो सकती है और जिसकी वजह से हियरिंग लॉस प्रोड्यूस हो सकता है।
उसके बाद में पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं हियरिंग लॉस का। फर्स्ट, देयर इज डैमेज टू द आउटर, मिडल और इनर ईयर, और एजिंग प्रोसेस, एक्सपोजर टू लाउड साउंड, ये जो हमने इटियोलॉजिकल फैक्टर्स देखे। अब इनकी वजह से क्या होता है? दे कॉज वियर एंड टियर ऑन द हेयर और नर्व सेल्स इन द कॉक्लिया दैट सेंड्स साउंड सिग्नल टू ब्रेन। कॉक्लिया के जो हेयर सेल्स है उनके अंदर डैमेज प्रोड्यूस होता है। आफ्टर दैट देयर इज इलेक्ट्रिकल सिग्नल कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड इफेक्टिवली। जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं वो इफेक्टिवली ब्रेन को ट्रांसमिट नहीं हो पाते, और इनकी वजह से पर्सन जो है वो बहरापन यानी डेफनेस महसूस करता है। अब इसके टाइप्स देखते हैं। सो बेसिकली देयर आर 5 टाइप्स: कंडक्टिव हियरिंग लॉस, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, मिक्स्ड हियरिंग लॉस, then prelingual deafness, postlingual deafness। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट है कंडक्टिव हियरिंग लॉस। ओके, जैसे कि एयर कंडक्शन जो है और या फिर बोन कंडक्शन साउंड का, अगर ये ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है, उस केस में जो हियरिंग लॉस होता है उसको हम कंडक्टिव हियरिंग लॉस कहते हैं। So it is caused by any condition or disease that impedes the conveyance of sound in the mechanical form through middle ear cavity to the inner ear। यानी inner ear तक अगर साउंड पहुंचने में अगर कोई मैकेनिकल डिस्टरबेंसेस आता है तो उसकी वजह से होने वाले हियरिंग लॉस को हम कंडक्टिव हियरिंग लॉस कहते हैं। A conductive hearing loss can be caused by any disorder that unfavorably affects the middle ear's ability to transmit the mechanical energy to the stapes foot plate. This results in reduction of one of the physical attribute of sound called intensity। यानी अच्छे तरीके से अच्छी इंटेंसिटी से साउंड नहीं पहुंच पाता। So the energy reaching the inner ear is lower or less intense than that of original stimulus। इसके बाद है सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, जो कि इनर ईयर के फंक्शन डिसेबिलिटी की वजह से प्रोड्यूस होता है। इट रिजल्ट्स फ्रॉम इनर ईयर और ऑडिटरी नर्व डिसफंक्शन। द सेंसरी कंपोनेंट मे बी फ्रॉम सेंसरी कंपोनेंट और रेट्रोकॉक्लियर कंपोनेंट, ऐसे 2 कंपोनेंट इसमें हो सकते हैं। So sensory component may be from damage to the organ of Corti or inability of the hair cell to stimulate the nerve of hearing, or a metabolic problem in the fluid of the inner ear. Retrocochlear component can be the result of severe damage to the organ of Corti that causes the nerve of hearing to degenerate, or it can be inability of the hearing nerves themselves to convey neurological information through the central auditory pathways। इसके बाद में मिक्स्ड हियरिंग लॉस भी हो सकता है, जिसमें दोनों ही कंपोनेंट हमको मिलेंगे, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस और कंडक्टिव हियरिंग लॉस, ये दोनों एक साथ मिलेंगे, जिसके अंदर दिस कंडीशन इज मोर सीवियर बिकॉज कंडक्टिव हियरिंग लॉस जो है वो उसको और ज़्यादा सीवियर बना देता है। उसके बाद नेक्स्ट टाइप है प्रीलिंगुअल डेफनेस। इसका मतलब है कि कोई भी बच्चा स्पीच, जिसकी स्पीच अभी तक नहीं आई है, जो कि बोलना नहीं सीखा अभी तक, अगर उसके अंदर अगर पहले से डेफनेस है तो फिर वो आगे लैंग्वेज सीख नहीं पाता, जिसको हम कहते हैं प्रीलिंगुअल डेफनेस। यानी 3 साल के अंदर अगर किसी बच्चे को हियरिंग लॉस हो जाता है यानी डेफनेस हो जाता है तो हम उसको प्रीलिंगुअल डेफनेस कहते हैं, और वो बच्चा जिंदगी भर लैंग्वेज नहीं सीख पाता, जो हम रिकॉग्नाइज करते हैं, बोलते हैं, इस तरीके की लैंग्वेज वो बच्चा नहीं सीख पाता। द पीपल विद प्रीलिंगुअल डेफनेस हैव नेवर एक्वायर्ड स्पीच विद साउंड, यानी साउंड के साथ स्पीच वो नहीं बोल पाता। उसके बाद पोस्ट लिंगुअल डेफनेस, अगर कोई बच्चा कोई पर्सन जो है वो उसको लैंग्वेज आ गई है और उसके बाद में उसमें डेफनेस डेवलप होता है तो वो काफ़ी सारे साउंड को रिकॉग्नाइज कर सकता है, उसके अंदर हियरिंग एड से भी हम काम चला सकते हैं, उसको हम दूसरे लैंग्वेजेस भी सिखा सकते हैं।
सो उसको हम पोस्ट लिंगुअल डेफनेस कहते हैं। इसके कारण काफ़ी सारे हो सकते हैं, लाइक मेडिकेशन साइड इफेक्ट, ट्रॉमा, इन्फेक्शन और अ डिसीज। यानी जन्म से ये बच्चा बहरा नहीं पैदा हुआ था, जबकि प्रीलिंगुअल डेफनेस में बच्चा जन्म से ही डेफ पैदा होता है। यूनिलैटरल एंड बायलैटरल डेफनेस, तो कोई भी कान का एक साइड का भी हो सकता है या दोनों साइड का डेफनेस हो सकता है। इसको हम फिजिकल और जो बाकी जो टेस्ट होते हैं, रिनी टेस्ट, ऑडियोमेट्री, इसके थ्रू हम इसको पहचानते हैं। उसके बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या होते हैं, डेफनेस को हम कैसे पहचानेंगे, साइंस एंड सिम्पटम। सो देयर इज मफलिंग ऑफ स्पीच एंड अदर साउंड, difficulty understanding words especially against background noise or in a crowd of people, trouble hearing consonants, frequently asking other to speak more slowly, clearly and loudly, needing to turn up the volume of the television or radio, withdrawal from conversations, avoidance of some social settings are the क्लिनिकल साइंस है। इन्वेस्टिगेशन, जिसमें हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, डॉक्टर्स फिजिकल एग्जामिन करते हैं ईयर्स को, जिसमें वो वैक्स इन द ईयर है क्या, या फिर कोई मैकेनिकल डिसेबिलिटी प्रोड्यूस हो गई है क्या, इन सब को वो एग्जामिन करते हैं। जनरल स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर डिफरेंट साउंड्स सुनाए जाते हैं और उस कितने साउंड के ऊपर पर्सन रिएक्ट करता है नहीं करता है, इनको देखा जाता है। ट्यूनिंग फॉर टेस्ट, जिसके अंदर वेबल टेस्ट और रेने टेस्ट है, जिनसे हम सेंसरी न्यूरल और कंडक्टिव डेफनेस का पता लगा सकते हैं। रेने टेस्ट भी ट्यूनिंग फॉर टेस्ट में ही आता है। उसके बाद में एक टेस्ट है श्वाबैच टेस्ट। Okay, so it compares the hearing sensitivity of patient with that of examiner। यानी डॉक्टर अपनी जो हियरिंग है उसको स्टैंडर्ड मानते हुए, यानी जितना साउंड वो सुन पा रहा है उतना पेशेंट सुन पा रहा है कि नहीं सुन पा रहा, इसके ऊपर एग्जामिन करता है। सो दिस इज कॉल्ड एज श्वाबैच टेस्ट, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कन्फर्मेटरी नहीं होता। ऑडियोमीटर टेस्ट, जिसके अंदर ऑडियोमीटर में एक ऐसा ही एक इंस्ट्रूमेंट पहना दिया जाता है पेशेंट को और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे साउंड सुनाए जाते हैं। कितने फ्रीक्वेंसी पे पेशेंट रिस्पॉन्ड कर रहा है या नहीं कर रहा, उसके अकॉर्डिंग उसको कितना % हियरिंग लॉस है या कितने डेसिबल हियरिंग लॉस है, इसको डिफाइन किया जाता है। उसके बाद मैनेजमेंट पार्ट में आते हैं हियरिंग एड्स। तो डिफरेंट टाइप के हियरिंग एड्स काफ़ी सारे बनाए गए हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ पेशेंट। सो दिस ये हियरिंग एड्स क्या करते हैं, इनका फंक्शन होता है साउंड को एम्पलीफाई करना सो दैट पेशेंट कैन हियर इफेक्टिवली। अब अलग अलग स्टाइल्स हैं हियरिंग एड के, जैसे कि बिहाइंड द ईयर, देन मिनी बिहाइंड द ईयर, उसके बाद इन द ईयर, ओके, उसके बाद है इन द कैनाल, ओके, उसके बाद है कंप्लीट इन द कैनाल। ओके, यानी कंप्लीट इन द कैनाल का मतलब है वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा कि है या नहीं है, पता ही नहीं चलेगा पर्सन को देखने से। ईयर वैक्स रिमूवल, जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ईयर वैक्स रिमूवल को। कॉक्लियर इम्प्लांट, अब ये कॉक्लियर इम्प्लांट्स जो होते हैं ये प्रीलिंगुअल जो डेफनेस है उन बच्चों के अंदर ये काफ़ी काम आता है। इसके अंदर एक डिवाइस जो है मैकेनिकल, इसको जोड़ दिया जाता है, सर्जिकली फिक्स कर दिया जाता है। काफ़ी सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ये फ्रीली अवेलेबल होता है। उसके बाद एक इम्प्लांट बाहर से लगाने के बाद एक इसका एंटीना जो होता है या जो वायर होती है वो कनेक्टेड होती है इनर ईयर के अंदर, जो कि साउंड को एम्पलीफाई करके पर्सन को हियरिंग के लिए हेल्प करती है। उसके बाद साइन लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज ये विजुअल लैंग्वेज होती है और जैसे कि हम नीचे डायग्राम में देख रहे हैं कि हाथ से कुछ अलग अलग आकृति बनाई हुई है और उसके थ्रू जो है ये अपने किसी भी चीज़ को पहचानते हैं। जो डेफ बच्चे होते हैं ये काफ़ी स्मार्ट भी होते हैं और एक उनकी एबिलिटी कम हो जाए लेकिन बाकी सारे सेंसेस अगर उनके इंटैक्ट हैं तो काफ़ी अच्छी चीज़ों से पहचान जाते हैं।
जैसे कि किसी पर्सन के बारे में अगर बताना है तो वो ठीक से बता देते हैं, जैसे कि मेरा नाम विशाल है और अगर मैं स्पेक्ट पहनता हूं तो वो इस तरीके से साइन करेंगे वी एंड स्पेक्ट, ऐसे बताएंगे, जिससे कि वो बिल्कुल एग्जैक्टली उस पर्सन का आइडेंटिफिकेशन प्रोड्यूस कर देते हैं। Assistive device. Several types of assistive devices are available for people who have significant hearing loss. जिसके बाद लिप रीडिंग भी कर सकते हैं। ये लिप रीडिंग जो है काफ़ी प्रोफेशनल जो टीचर्स होते हैं वो सिखाते हैं लिप रीडिंग करना, और जनरली ये उन लोगों के काम आता है जो पोस्ट लिंगुअल जिनके अंदर डेफनेस है उनके ये काम आता है। और जो लोग बाद में बुढ़ापे की वजह से प्रेसबाइकोसिस की वजह से डेफनेस आ गया है उनके अंदर लिप रीडिंग काफ़ी हेल्पफुल होता है। प्रिवेंशन ऑफ हियरिंग लॉस, जिसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि नॉइस पोल्यूशन को कैंसिल करना, नॉइस को काफ़ी हद में रखना और खुद को नॉइस पोल्यूशन से बचाना। उसके बाद कंक्लूजन को हम रीड कर रहे हैं यहाँ पे। हियरिंग इम्पेयरमेंट, डेफनेस और हियरिंग लॉस रेफर टू द इनएबिलिटी टू हियर थिंग्स आइदर टोटली और पार्शियली। In a simple definition, hearing loss is the reduced ability to hear sound. Meanwhile, deafness is the complete inability to hear sound. There are types of hearing impairment, and each of the type has its own management to overcome the problem, so the patient will have a better living and improve quality of life in engaging with all people in their surrounding. Hearing loss also can be preventable, and more health campaign of taking care of the ear should be enforced to create the awareness of the people outside, especially young people nowadays who love to listen to the loud music, those who work in construction site, and many more who are at risk to get hearing impairment. They should be protected from all these nuisances. So that's it from the today's presentation. Thank you.